नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सारांश के बारे में और जो संबंधित होगा विज्ञान से, जो कि क्लास 6 का होने वाला है। और जो चैप्टर होगा आपका, देख सकते हैं 13 से लेकर के 16 चैप्टर का वीडियो एक ही साथ में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। ये 13 से लेकर के 16 तक का चैप्टर है, इसमें देख सकते हैं कि छोटा छोटा चैप्टर होगा, इसलिए आपको एक साथ देखने को मिलेगा, जिसमें केवल अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम समझते चलेंगे और बेहद ही अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप अच्छे तरीके से सारे के सारे एपिसोड, सारे के सारे वीडियोस जो क्लास 6 के एनसीईआरटी का है सारांश, उसको अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। इसी सभी जानकारी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और देखते चलते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 13वां चैप्टर आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। यहाँ देख सकते हैं चुंबकों द्वारा मनोरंजन, यानी चुंबकों के द्वारा मनोरंजन यानी खेल के बारे में यहाँ पर कहा गया है। मेनली हम इसमें चुंबक की खोज के बारे में समझेंगे, चुंबक के उपयोग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख शब्द के बारे में बताया गया है यहाँ पर कुछ। तो कंपास, कंपास किसे कहते हैं? तो दिक सूचक को कहते हैं। दिक सूचक यानी दिशा सूचक इसको बोल सकते हैं। चुंबक, चुंबक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। मैग्नेटाइट क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, इन सभी फैक्टों के बारे में समझेंगे और कई जानकारी भी देखने को मिलेगा हमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो जानेंगे कि चुंबक की खोज कैसे हुआ। चुंबक की खोज से रिलेटेड एक कहानी है। यहाँ पर एक व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे बकरी चराते हुए, इसके डंडे को आप इसके हाथ में देख सकते हैं और इसके आगे इस तरीके से चिपके हुए देख सकते हैं। इसी कहानी को अगर हम समझते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि कहानी होता क्या था, कि यानी चुंबक का कहानी क्या था, किस प्रकार से खोजा गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक प्राचीन यूनान में एक गररिया रहता था, यानी गररिया बोलते थे, बकरी को चराने वाले को गररिया बोला जाता था यूनान में। तो प्राचीन यूनान में एक गररिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। क्या था नाम? मैग्नस था। उसका नाम क्या था? तो मैग्नस था। वह अपने भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को जो है कि पास के पहाड़ों में चराने के लिए ले जाया करता था। यानी कि जो यह व्यक्ति है, यह यूनानी व्यक्ति है, यह अपने भेड़िए एवं बकरियों को पहाड़ी के इलाकों में चराने के लिए ले जाता था। वहां पर एक दिन क्या हुआ, तो भेड़ को नियंत्रण करने के लिए वो अपने साथ क्या रखता था? तो छड़ी रखता था। ठीक है, भेड़ को जो इधर से उधर भाग जाते थे उसको नियंत्रण करने के लिए छड़ी के एक सिरे पर वो उसने क्या किया था, तो लोहे की टोपी लगाकर रखता था कि छड़ी ज्यादा दिन तक टिके, है ना, इस वजह ज्यादा दिन तक रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से उस छड़ी के उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा। यानी कि जो इस प्रकार से देखें कि एक दिन क्या हुआ, वह चट्टान पर चल रहा था और अचानक उसकी जो छड़ी थी वह इस तरीके से चिपकने लगा, जैसे लगा कि उसे जोर लगाने पड़ रहा है उस छड़ी को ऊपर उठाने के लिए। तो वह आश्चर्यचकित हुआ और चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती रही। यानी कि जब वह ऊपर खींचता रहा जब छड़ी को, तो वह उस तरीके से आकर्षित करता रहा था उस छड़ी को अपनी ओर, चट्टान। और जो है कि इसी प्रकार से जो क्या हुआ कि यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। यह जो चट्टान थी अक्सर जो थी कि असलियत में यह चट्टान थी एक प्राकृतिक चुंबक थी। इसने गररिया की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार की प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। इस प्रकार जो है कि प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, यानी जो नेचुरल चुंबक है, जो नेचुरल मैग्नेट है, उसकी खोज हुई। संभवतः जो है कि उस गररिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया। आप मान सकते हैं इस बात को कि मैग्नेटाइट एक प्रकार का अयस्क भी है जो है कि लोहे का है, और लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट होता है और इसी के द्वारा जो है कि लोहे का निकाला जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, जिससे लोहे प्राप्त होता है। देख सकते हैं मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नेटाइट में क्या होता है? तो लोहा होता है। कुछ लोग देख सकते हैं, कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया।
था, जिसके नाम पर जो है कि इसका मैग्नेटाइट नाम पड़ा। जिन पदार्थों में लोहे के आकर्षण करने की गुण पाया जाता था वे चुंबक कहलाते थे। यानी चुंबक किसे कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे, तो वह एक प्रकार का चुंबक कहलाता था। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि ये गडेरिया का जो नाम था मैग्नस, इन्होंने जो है कि बकरी चराते समय चुंबक की खोज की। कुछ लोग मानते हैं कि मैग्नेसिया नामक स्थान पर इस प्रकार के जो लोहे का टुकड़ा, जो लोहे का मैग्नेटाइट जो पाया गया, उसमें जो है कि लोहे के पदार्थ था जो कि लोहे को आकर्षित करता था, यह चुंबक कहलाते थे। तो ये मैग्नेसिया नामक स्थान के नाम पर जो है कि इसका नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। लेकिन दोनों में से क्या सही है, दोनों चीज एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी सभी जानकारी के साथ आप समझ गए होंगे कि चुंबक का खोज किस प्रकार से हुआ। देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर आपके सामने में कि पदार्थ जो है कि पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। पदार्थ जो है, कौन से पदार्थ जो है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे तो वह क्या कहलाएंगे, तो चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि लोहा, निकिल देख सकते हैं, कोबाल्ट, ये पदार्थ जो है कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। समझ रहे हैं बात को। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे वो अचुंबकीय हो, जैसे लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, ये सब अचुंबकीय पदार्थ हो गए, है ना। और चुंबकीय पदार्थ में देख सकते हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं वह चुंबकीय होते हैं। आगे बढ़ेंगे और नई जानकारी के साथ कि क्षार चुंबकों को देख सकते हैं, क्षार चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के समान ध्रुवों के पास जो है कि रखा जाता है। यानी कि जो क्षार चुंबक ये है देख सकते हैं, उनके समान ध्रुवों को एक साथ रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। अगर ऐसा नहीं रखा जाए तो बहुत सारे दिन के बाद जो देख सकते हैं, एक समय के बाद इसकी जो चुंबक की जो शक्ति है, चुंबक की जो शक्ति है आकर्षित करने की, वह क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसी चुंबक को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगा देने चाहिए। यानी इस प्रकार से जब रखते हैं हम चुंबक को, तो इसका जो चुंबकत्व शक्ति है वो नष्ट नहीं हो पाता है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि अपनी चुंबकों को सुरक्षित भंडारण कीजिए। किस प्रकार से भंडारण कीजिए, तो इस तरीके से भंडारण मतलब रखा जाता है सुरक्षित, है ना। जब ये नाल, चुंबक नाल को देखें तो चुंबक नाल को इस तरीके से रखा जाता है। यह नर्म लोहे का जो है कि पट्टी है, इसको इस तरीके से चिपका दिया जाता है जिससे कि इसकी चुंबकत्व नष्ट ना हो। यहाँ पर लिखा भी गया है कि नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में एक लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए, जिससे कि चुंबक जो है नष्ट नहीं होता है। चुंबक को बार बार गर्म करने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, बार बार नीचे गिराने पर ये जो है कि इसके जो है गुण खत्म हो जाते हैं, है ना। ये पूछा भी गया है कि चुंबक को पीटने पर या गर्म करने पर इसकी चुंबकत्व तो समाप्त हो जाएगी या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। यहाँ से कुछ फैक्ट है इसी चैप्टर के बारे में। कहता है कि मैग्नेटाइट एक क्या है, तो प्राकृतिक चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। देख सकते हैं, चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे धातुओं को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, वह अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जैसे कि लकड़ी, कोयला, मिट्टी, प्लास्टिक, ये सारे के चीज जो है कि अचुंबकीय होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होते हैं और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। परस्पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों अलग अलग ध्रुव होते हैं। जब हम 2 चुंबक लेते हैं और उत्तरी ध्रुव एक साइड रख करके दोनों को चिपकाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, वो अलग अलग भागेगा, है ना। जब असमान ध्रुव के बीच जो है कि आकर्षण होता है और समान ध्रुव के बीच जो है कि असमान ध्रुव के बीच आकर्षण होता है और समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसी के बारे में यहाँ भी कहा गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में आकर रुकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से होता है कि इधर नॉर्थ है, इधर जो है कि साउथ है। तो ये जो है चुंबक इस तरीके से अटकेगा जब इधर चुंबक का नॉर्थ पोल होगा, इधर जो है कि साउथ पोल होगा। तो ठीक है, इसी के रूप में अब देख सकते हैं कि दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। चुंबक मतलब दिक्सूचक में चुंबक का उपयोग किया जाता है, चुंबक की सुई का उपयोग किया जाता है दिशा को जानने के लिए। आगे देखेंगे कि 2 चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव क्या करते हैं,
परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है और इधर भी नॉर्थ पोल है तो ये निश्चित रूप से एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, दूर भागेंगे। अगर ये देख सकते हैं नॉर्थ पोल है और ये जो है कि साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे के नजदीक भागेंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। इसी सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं और 14वां चैप्टर देखते हैं, जिसमें जल के बारे में बताया गया है कुछ नॉर्मल सी बात, यानी कि जल किस तरीके से होते हैं, जल का मतलब चक्रण किस तरीके से होता है, इस सभी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से प्रमुख शब्द के बारे में जाने। इस चैप्टर का प्रमुख शब्द देख सकते हैं, बादल होगा, संघनन होगा, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, देख सकते हैं महासागर, जल वर्षा जल संग्रहण, हिम, जल वाष्प और जल चक्र। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, इन सभी फैक्टों के बारे में जानेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी सभी जानकारी के साथ। तो ये आपके स्क्रीन पे पृथ्वी दिख रहा है, हमारी पृथ्वी, और ये नीला दिख रहा है ना। 2/3 भाग जो है कि हमारा जल है पृथ्वी पर, इसीलिए यह नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को तो नीला कलर में दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो अधिकतर भाग है वह जो है कि पानी है, इसीलिए, है ना। महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह के रूप में जानते हैं, इसीलिए इसे हम जो है कि नीले ग्रह के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। यह जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में अवस्थित है, यानी जल का अधिकांश जो भाग है वह कहाँ अवस्थित है, तो समुद्रों में और महासागरों में अवस्थित है। समझ रहे बात को। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं एस टी क्लोरीज द्वारा जो है कि 1798 ईस्वी में लिखी गई एक कविता थी, राइम ऑफ द एंशिएंट देख सकते हैं मैरिनर है, एंशिएंट मैरिनर जो कि कविता का नाम है, जो कि एस टी क्लोरीज द्वारा लिखा गया था 1798 ईस्वी में। इसमें कहा गया था कि जल हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। इस बात को लिखा गया, क्यों लिखा गया, जब एक नाविक था जो कि समुद्र में कहीं भटक गया था, ठीक है, तो उसके पास तो पूरा समुद्र ही था, लेकिन वो पानी पी नहीं सकता, क्योंकि वह जो जल था वह खारा जल था, पीने योग्य जल नहीं था, लवणीय जल था, मतलब उसमें खारेपन था, है ना। अगर वो पीता उस जल को, अगर पी लेता, ठीक है, अधिक दिन तक अगर लवणीय जल आप पीते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर हड्डी गल जाएगा, है ना। इस तरीके से होता है, शरीर का आपका क्षय होना चालू हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया इस कविता के माध्यम से एस टी कॉलरिज के द्वारा। समझ रहे बात को, यानी कि नाविक के कोरोना को उल्लेख किया गया है इस कविता के माध्यम से, जो कि एस टी कॉलरिज द्वारा लिखा गया था। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, यह एक कविता का नाम है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन प्रक्रम के द्वारा घुल जाते हैं या फिर प्रवेश कर जाते हैं। पूछा जा सकता है वायु में किस प्रकार से जल घुल जाते हैं या फिर प्रवेश कर जाते हैं, तो वाष्पन के द्वारा और संघनन के द्वारा जो है कि वायु में जल प्रवेश कर जाते हैं। और इसी वाष्पन और संघनन के द्वारा ही बादल का निर्माण होता है, बारिश होती है, ये सारे के सारे चीज इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित हो जाते हैं, संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदे में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें जल कणिका कहते हैं। और यह परिवर्तित इस प्रकार से हो जाता है कि वह बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे बात को, कि वाष्पन के द्वारा बादल का निर्माण होता है, ठीक है, और संघनन के द्वारा बारिश होती है। बादल का जब संघनन होता है तो वह बारिश का रूप ले लेता है ना। यह जल चक्र को दर्शाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और तथ्यों के बारे में बताया गया कि पौधे के द्वारा किस प्रकार से वाष्पन हो रहा है, इस बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं था, इसलिए मैं इस सारांश को उठा लिया। यहाँ देख सकते हैं कि जल जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती है, वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती है ना। आगे बढ़ेंगे, जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं, जो बादल जैसी दिखाई देती है। ऐसे बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा
हिम अथवा ओले के रूप में गिरते हैं। यानी कि बहुत से छोटी छोटी बूंदे जो मिलकर जो है कि क्या होती है, तो वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद देखें तो वर्षा, ओले तथा हिम, वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी के जल की पुनः पूर्ति करते हैं। यानी वर्षा, ओले तथा हिम, हिम नदियों, झीलों, तालाबों और कुएं तथा मिट्टी के जल को जो है कि पुनः पूर्ति करते हैं। यानी मिट्टी के जल में जो कमी आएगी, नदी में, हिम में, नदी में, झीलों में, तालाबों में, कुओं में जो कमी आएगी जल की, तो वह किस प्रकार से पूर्ति की जाती है, तो वह हिम के द्वारा, ओले के द्वारा और वर्षा के द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती है। आगे बढ़ेंगे तो महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। महासागर तथा जलीय भाग के बीच जल के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जल चक्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सुखाड़ पड़ता है। समझ रहे हैं बात को, नॉर्मल सी बात है। और पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित होती है, इसलिए इसे विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं इस बात को, बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जल के बारे में। और आगे बढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पे शो होगा, जो कि कहता है हमारे चारों ओर की वायु के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम वायु के बारे में समझने वाले हैं। इसी चैप्टर के प्रमुख शब्द के बारे में जाने तो प्रमुख शब्द आपका है पहला वायुमंडल, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं और पवन चक्की। पवन चक्की के बारे में जाने तो पवन चक्की एक ऊर्जा के रूप में हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। हवा के द्वारा उसका जो चक्की होता है वह चलता है और उसके अंदर डायनामो लगा होता है, मोटर लगे होते हैं, और वो जो डायनामो होता है वह जनरेटर होता है, वह जनरेटर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रदान करते हैं। आगे जानेंगे और जानकारी हमारे साथ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला जो है इस चैप्टर का जानकारी वो हमारे स्क्रीन पर कहता है कि हमारी पृथ्वी वायु के एक पतली परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है कि वायु के एक पतली परत से घिरी हुई है और इस परत का विस्तार पृथ्वी के एक सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसके वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। नॉर्मली रूप से आपको पूछा जाए कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हमारे पृथ्वी के ओर, हमारे पृथ्वी पर, चाहे हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा के, वायु के वह पतली परत जो कि हमें, वह पतली परत जो हमें सभी सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता करती है, वह वायु जो है कि वायुमंडल कहलाता है ना। सभी चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। इस बात देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है 18वीं शताब्दी को लेकर के, या 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ के बने होते हैं। यानी पहले के लोग जो थे वह सोचते थे कि वायु एक ही पदार्थ है, केवल एक चीज है जो कि हम सांस लेते हैं, वायु, बस इतना ही समझते थे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वायु एक मिश्रण है। वायु अनेक गैसों का क्या है, तो मिश्रण है। वायु क्या है, तो अनेक गैसों का मिश्रण है। पूछा जाता है कि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ना कि यौगिक है। प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। समझ रहे बात को। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। यहाँ पर वायु का एक बड़ा भाग देख सकते हैं, वायु का एक बड़ा भाग जो कि मोमबत्ती जलने में उपयोग नहीं हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस वायुमंडल में कौन सा है, तो वह है नाइट्रोजन, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वह ऑक्सीजन कहलाता है। यानी जो जलने में सहायक होता है वह कौन सा गैस होता है, वह ऑक्सीजन होता है। किसी भी चीज को जलाते हैं हम जब वायुमंडल में, तो उसको जलने में सहायता प्रदान करता है कौन सा, तो ऑक्सीजन गैस होता है जो कि उसे जलने में सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे तो एक और फैक्ट आपके सामने में, वायु का एक बड़ा भाग होता है जो कि नाइट्रोजन कहलाता है। यह सेम टू सेम यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये रिपीटेड पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे तो ये जानकारी है पीडीएफ प्राप्त करने की। 6ठे क्लास का पीडीएफ 21 रुपए में, 7वें क्लास का 25 रुपए में, 8वें क्लास का 39 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं, 9वें क्लास का 51, 10वें क्लास का 65 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप
जो है कि पेमेंट स्लिप भेजेंगे, तुरंत ही आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपका PDF। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोनों गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है उपस्थिति के बारे में। तो देख सकते हैं और 1% में जो है कि सारे के सारे गैस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं दूसरी गैस सारे के सारे। इसका चार्ट भी यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में भी देखेंगे। वायु की संरचना के इस प्रकार से है, देख सकते हैं वायु की संरचना मतलब वायु में कौन कौन से गैस हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि अधिक होती है कौन सा, तो ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर वायु के 99% भाग को कवर कर लेती है और शेष 1% भाग में ही कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस तथा जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ चार्ट में देखेंगे तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है हमारे वायुमंडल में, तो मात्र 21% या फिर 20.95% ही होता है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है 78% के साथ। आर्गन देख सकते हैं 93 यानी 1% होता है, देख सकते हैं 1% आपका जो होता है आर्गन होता है। और देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, उसके बाद नियोन देख सकते हैं 0.002% होता है। उसके बाद देख सकते हैं हीलियम आपको देख सकते हैं इसमें कितना थोड़ा सा है, इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सारांश आपके सामने आएगा। इसमें भी कुछ इतना नहीं था तो मैं सारांश को उठा लिया, जिससे आपको सारे के सारे चीज कवर हो जाएंगे, मेनली थिंग्स है ना। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलता है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं परंतु इसे अनुभव जरूर कर सकते हैं, ये नॉर्मल सी जानकारी है। और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, तो पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं, तो गतिशील वायु जो चलता हुआ वायु होगा वह वायु पवन कहलाता है, यानी जो बहता है वह पवन कहलाता है। दूसरा है वायु जगह घेरती है, बिल्कुल सही बात है कि वायु जगह घेरती है। दूसरा नेक्स्ट है, देख सकते हैं कि जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है, जल में भी वायु उपस्थित है एवं मिट्टी में भी वायु उपस्थित है। आगे बढ़ेंगे तो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। क्या है, तो मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं, इसमें कुछ क्या है तो धूल कण भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन ज्वलन में, देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है कि ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। ज्वलन में सहायक होता है लेकिन श्वसन के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे तो वायु की एक परत, वायु की वह परत जो कि पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। देख सकते हैं वायु की वैसा परत जो है कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होती है। मैंने शुरू में ही कहा था हमें सभी चीज को क्रिया करने में वायुमंडल बेहद ही सहायता करता है। आगे देखें तो जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन वायु का उपयोग करते हैं, यानी कि जो जलीय प्राणी होती है वह किस प्रकार से श्वसन करती है, तो जल में घुली ऑक्सीजन जो होता है उससे जो है कि अपने श्वसन के द्वारा उसे ग्रहण करती है और श्वास की क्रिया को पूरा करता है। आगे बढ़ेंगे तो वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये जिनका जानकारी था 15वां चैप्टर से। आगे देखेंगे यह लास्ट चैप्टर होगा विज्ञान का, जो साइंस है 6th क्लास का। इसका वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए, है ना। यह कचरा देख सकते हैं, यह कचरा है और कचरा चैप्टर है यह 16। इसका देख सकते हैं संग्रहण एवं निपटान किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट थिंग है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्लास्टिक के बारे में जाने तो प्लास्टिक को आप मतलब जो है कि उसे आप घटित नहीं कर सकते हैं, यह एक प्रकार का अपशिष्ट होता है। यानी अपशिष्ट के बारे में मैं बता ही दिया कि प्लास्टिक एक अपशिष्ट है जिसे आप विघटित नहीं कर सकते, वो अपशिष्ट है निश्चित रूप से। कचरा के बारे में जानेंगे, भराव क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कंपोस्ट के बारे में जानेंगे, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, पुनर्चक्रण क्या होता है, इसी सभी के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये देख सकते हैं स्वच्छ अभियान के बारे में यहाँ पर
कहा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुभारंभ किया गया था और इसका जो लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक जो है कि खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना इसका लक्ष्य था, है ना। आगे देखेंगे तो ये फैक्ट है आपके स्क्रीन पे कि सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे या फिर गर्त होते हैं ले जाते हैं। तो इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जब सफाई कर्मचारी, जब सब शहरों में आप देखे होंगे, ये जो देख सकते हैं फिगर भी दिया गया है यहाँ पे, तो जब शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत सारे कचरा का जो ढेरी होता है उसको किसी निचले क्षेत्र में, किसी गड्ढे वाले क्षेत्र में क्या करता है, तो उस कचरे को डाल दिया जाता है और डालते डालते क्या हो जाता है, तो वह क्षेत्र भर जाता है, ऊंचा हो जाता है और ऊंचा हो जाता है तो उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, तो उसका उपयोग धीरे धीरे उसमें जो कचरा डाला गया वो अपशिष्ट हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, तो वहां पर पार्क बना दिया जाता है और वह धीरे धीरे मतलब जो है कि वो विघटित हो जाता है सारे कचरा, और उसी क्षेत्र को उस गड्ढे वाले क्षेत्र को जो भर दिया गया उसे भराव क्षेत्र कहा जाता है। समझ रहे बात को। यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यहाँ पर कुछ पदार्थों को विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ है उससे विगलित और खाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, तो जो कोई भी कुछ भी पदार्थ है उसको विगलित कर दिया जाता है और खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वह प्रक्रिया कंपोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नए फैक्ट के बारे में। यह है कि केंचुए के एक प्रजाति जो कि लाल केंचुए कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है, इसके बारे में जानेंगे कि लाल केंचुए का उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं, क्रीमी कंपोस्टिंग भी कहते हैं इसे। तो इसके बारे में जानेंगे कि लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं और जो कंपोस्ट बनता है इस क्रिया के द्वारा तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, क्योंकि बेहद ही फायदेमंद होता है पौधे के लिए, खेती के लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे तो लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, लाल केंचुए में दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। लाल केंचुए में क्या होते हैं, गिजर्ड होते हैं, जिससे भोजन को पसीने देख सकते हैं पीसने में इसकी सहायता करता है। जिस जो भोजन या जो वर्मी कंपोस्ट है, जो वर्मी है, लाल केंचुआ है, ये जो है कि भोजन जो कि अपघटित पदार्थ, जो कच्चे गले पदार्थ, जो हरे पदार्थ होते हैं उसको किस प्रकार से विघटित करते हैं, तो भोजन को पीस देते हैं, इस प्रकार से मिट्टी बना देते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं इसे कहते हैं गिजर्ड कहते हैं, है ना। इसमें जो पाचन करने की प्रक्रिया गिजर्ड के द्वारा होता है। देख सकते हैं कि कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा लेता है, यानी कि जो यह लाल जो केंचुआ होता है वह एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर जो है कि अपनी खाना को खा लेता है। यह देख सकते हैं यहाँ पर खरीदी गई वस्तुओं के तहत क्या नानू है, तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं जो कि ये विघटित नहीं हो सकते हैं। प्लास्टिक की थैली है तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ जानकारी है जो कि पीडीएफ प्राप्त करने की जानकारी है, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड माध्यम से पेमेंट करेंगे। जिस भी क्लास का आपको पीडीएफ लेना है उससे संबंधित पेमेंट करके इस पर आप पेमेंट स्लिप सेंड करेंगे और आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा उसी नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सारांश के बारे में। तो देख सकते हैं पहला जो है कि भराव क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि भराव क्षेत्र वह स्थान है जहां पर शहर अथवा नगर के कचरे एकत्र करके पाटा जाता है, यानी भरा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र को पार्क बना दिया जाता है ना। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्टों को खाद में परिवर्तन करना कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी कि अपशिष्टों को, चाहे वो पौधे के हो चाहे जंतुओं के हो, तो उसको जो है कि अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होगी वह कंपोस्टिंग कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे तो रसोई घर के कचरे को कृमि तथा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी लाल केंचुए के द्वारा जब हम खाद में परिवर्तित करेंगे कोई भी कचरे को तो वह कहलाएगा वर्मी कंपोस्टिंग, है ना। उसके बाद देखिए तो कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बनाए गए कागज की उपयोगी चीजों बनाई जा सकती है। यानी कि जो पुनः चक्रण के द्वारा जो कागज बना है उसका उपयोग हम
जो है कि निश्चित रूप से उपयोगी चीजों बनाने में कर सकते हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को हम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, यानी कंपोस्टिंग के द्वारा प्लास्टिक को हम जो क्या कर सकते हैं, अपघटित नहीं कर सकते हैं या फिर कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है और हमारे चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय को खोजने चाहिए। निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में लिखेंगे कि आप किस तरीके से कचरे का निपटारा करते हैं और कितनी मात्रा में आप कचरे का उत्पादन करते हैं, तो इस बात को आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे। या फिर बढ़ते कचरे के निपटारण के लिए कौन सी उपाय करनी चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। 7वां क्लास का वीडियोस जल्द आएगा। 7वें क्लास का जो वीडियोस होगा यानी कि एनसीईआरटी का सारांश, वो जल्द मैं लेकर के आप सभी के लिए आने वाला हूं। जल्द ही आपको मिलने लगेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।